हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संगम केमिस्ट्री पॉइंट में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से बात करने वाले हैं। हालांकि हमने इस चैप्टर्स पे 4 वीडियोस बनाए हैं, अगर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग इसी चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो लाए हैं। सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में हम लोग समाहित किए हुए हैं। सारी वीडियो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम लोग जितने भी यहाँ पे तरह के रिएक्शंस वगैरह समझाई गई हैं और बैलेंसिंग वगैरह सब बताई गई हैं, हम लोग एक ही वीडियो में आज समझ लेंगे। और हमारा ये 1 शॉर्ट वीडियो रहेगा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे ना केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में, तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे अपने बुक में, तो वहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया कि जो आपके केमिकल रिएक्शंस में जो चेंजेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। या तो उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ होगा उस रिएक्शंस में, फिर कोई फिज़िकल चेंज हुआ होगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किसी भी रिएक्शंस में केमिकल चेंज हुआ है या फिर फिज़िकल चेंज हुआ है? तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। आप लोग यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि केमिकल चेंजेस को हम लोग तभी पहचानेंगे जब किसी केमिकल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो। यानी कि जो भी पदार्थ है, जिन भी एलिमेंट से मिलके बना है, अगर हमें रिएक्शंस के अलोंग हमें अगर प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसके केमिकल, उसमें जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अगर वो डिफरेंट हो जा रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड बना रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। तो वो अपना बच्चों केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा, जब भी केमिकल सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। अभी आते हैं हम लोग फिज़िकल चेंज पे। बच्चों, फिज़िकल चेंज में जो यहाँ पे दिया गया ना, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अगर फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी स्टेट बदल जाती है या फिर उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कि वहाँ पे हमें फिज़िकल चेंज मिला है, केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तो केमिकल चेंज कब होगा? जब किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज मिलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। अदरवाइज़ हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे फिज़िकल चेंज हुआ होगा, जब किसी भी एलिमेंट के शेप एंड साइज या फिर उसके स्टेट में चेंज होगा, तो वहाँ पे फिज़िकल चेंज होगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या होता है, इसको रियल लाइफ से समझते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से, कि केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। केमिकल चेंजेस में जैसे कि घरों में आपने देखा कि दूध जो होता है, मिल्क, उसको क्या करते हैं कि उससे दही जमाते हैं ना, कर्ड। तो क्या है वो, किस तरह का चेंजेस हुआ उसमें, हम लोग उसमें देखेंगे कि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे केमिकल चेंज हुआ होगा। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके घरों पे रॉड वगैरह पड़ी होंगी लोहे की, तो उसमें क्या होता है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, जंग लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि रस्ट लग गया उस पर, जो रिएक्शंस हुई होगी वो रस्टिंग के लिए। तो ऐसे में उसके केमिकल कंपोजिशन में तो चेंज आया होगा डेफिनेटली। तो हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे कि इसमें केमिकल चेंज हुआ है, और ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल रिएक्शंस हुई है, केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, उसमें उसके कोई स्टेट में चेंज नहीं हुआ है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए फिज़िकल चेंज की बात करते हैं। फिज़िकल चेंज में जैसे कि आप एक वाटर का लेक है और वो सॉल्टी वाटर है, तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो अपना रेज आता है सन से, तो क्या करेगा, इवेपोरेशन होता है। तो इस तरह के जो चेंजेस होंगे, जो इवेपोरेशन होगा, वो यहाँ पे वाटर के जो आपका संरचना है H2O, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बस उसका स्टेट बदलेगा। यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म है, वो कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में। तो ऐसे चेंजेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिज़िकल चेंज बोलेंगे। उसके स्टेट में चेंज हो रहा है। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा है, आपने इसको क्या किया, कट कर दिया, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। क्या फर्स्ट पार्ट के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा? उसके शेप एंड साइज में आ रहा है ना। अपना ये पूरा एक ही पार्ट था, पूरा पेज हमने कट कर दिया तो 2 पार्ट में हो गया, तो उसके केमिकल कंपोजिशन में नहीं चेंज हो रहा है, उसके शेप एंड साइज में चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिज़िकल चेंज। जब भी किसी भी पदार्थ के, किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में जब तक चेंज ना हो, हम लोग उसको क्या नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको, अगर केमिकल चेंज में मतलब वहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फिज़िकल चेंज। तो ऐसा चेंज कहाँ होगा, फिज़िकल चेंज की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर बच्चों केमिकल चेंज हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे केमिकल चेंज होगा, तो वहाँ पे उसके केमिकल कंपोजिशन में हमें चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे अभी यहाँ पे है,
मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराया तो बन गया अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टार्टिंग में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, ठीक है। बाद में हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ये किस तरह का चेंज होगा, केमिकल चेंज। देखिए मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये किस तरह का चेंज होगा, केमिकल चेंज, ठीक है। आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा। तो इसी तरह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अमोनिया। क्लियर? हाँ, तो इस तरह से हमें यहाँ से ध्यान देना होता है। ऐसा इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम लोग बात कर लेंगे इसमें, अभी आप इसको ना रखें, तो बैलेंसिंग हम लोग आगे सीख लेंगे। तो अभी ये अपना है केमिकल रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अभी इसके आगे वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो अब हमने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं केमिकल चेंजेस के और फिजिकल चेंजेस के। बस आपको उसको देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे केमिकल चेंज में जो एग्जांपल हमने लिया है उसमें है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर बनता है वो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कौन सा प्रोसेस है, वो किस तरह का चेंज है, वो केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन होता है। और उसी तरह से अगर अमोनिया हमें बनाना है, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NH3 होता है, और इसमें दो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा अमोनिया। इसी तरह से हम लोग आते हैं राइपनिंग प्रोसेस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं खाने के लिए जो पकती हैं, जैसे कि आप फल की बात करते हैं, केले की बात करें, फिर आप अनार, फिर जो भी चीज़ें हैं अंगूर वगैरह, तो ये क्या करते हैं, इनकी जो पकने की प्रक्रिया है उसको बोलेंगे राइपनिंग प्रोसेस। जो राइपनिंग प्रोसेस है वो भी एक किस तरह का चेंज है, वो भी केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। अगला आता है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आपके घरों में जो भी रॉड होंगी लोहे की, तो वो क्या होंगी कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, तो उस पर क्या होता है, रस्ट, जंग लग जाता है ना, तो उसको बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि ये भी एक किस तरह का चेंज होगा, केमिकल चेंज की कैटेगरी में आएगा। और बच्चों हम लोग साथ में यहाँ पे देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए हैं। जैसे है कि बॉइलिंग वाटर, जैसे वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें क्या बनता है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसको एनर्जी मिलेगी वो किस में जाएगा, गैसियस फेज में जाएगा, यानी वेपर फेज में जा रहा है। तो उसमें उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो आपका वेपर है ना, उसको अगर आप कंडेंस करेंगे फिर से वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस उसके स्टेट में चेंज हो रहा है। बस इसको ध्यान देना है। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, आप ग्लास लीजिए, घरों में होगा, वो क्या होगा, उसको अगर आप तोड़ते हैं तो क्या होगा कि उसमें उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। उसके जितने भी टुकड़े होंगे, हर टुकड़े का उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। बस हाँ, उसको बोलेंगे कि वहाँ पे किस तरह का चेंज हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है कि उस ग्लास का टूटने की वजह से उसका जो शेप एंड साइज़ है वो चेंज हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मेल्टिंग ऑफ शुगर क्यूब्स, जैसे आपके घरों में जब हम लोग खाने के लिए शुगर वगैरह लाते हैं मार्केट से, तो क्या करते हैं कि उसको जब कभी हम लोग मेल्ट कराते हैं तो क्या है कि उसका शेप, साइज, यानी इसकी स्टेट चेंज होती है। पहले क्या होता है, आइस क्यूब एक सॉलिड फॉर्म में रहता है, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो क्या है कि उसमें उसकी स्टेट चेंज हो रही है बच्चों, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। और यहीं पे आते हैं हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग वाटर। अगर आप वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो क्या होता है, जम जाता है, तो उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, जैसे H2O, अब वो आइस में कन्वर्ट होने के बाद भी वही फार्मूला रहेगा H2O। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि जब तक किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता फाइनली रिएक्शन के अलोंग, तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि उसमें कोई केमिकल चेंज हुआ है, जब तक नहीं चेंज होगा।
फ्रीजिंग वाटर की बात कर लिया। कटिंग ऑफ पेपर, देखिए जो कॉपी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक पेज लीजिए, उसको आप 2 टुकड़े कर दीजिए। तो उससे क्या हुआ कि उसका शेप और साइज़ बदला ना कि उसका क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका शेप एंड साइज़ बदल रहा है। और इसमें हम लोग बात कर लिया फिज़िकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल देख लिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बच्चों, आपने अभी जो पढ़ा फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज, उनके एग्जांपल्स भी देखे। अभी हमने कुछ रिएक्शंस के फॉर्म में केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जो कि आपको आपके बुक में भी दिया गया है एक्टिविटी के फॉर्म में। एक्टिविटी 1.1 से 1.3 तक आप देखेंगे तो उसमें जो एग्जांपल्स लिए गए हैं बच्चों, वो हैं आपके केमिकल चेंज के एग्जांपल। जैसा कि आते हैं एक्टिविटी 1.1 पे। जब हम मैग्नीशियम रिबन को, देखिए स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, एक्टिविटी 1.1 को हम लोग समराइज़ कर लेते हैं शॉर्ट में, कि वहाँ पे पहले एक मैग्नीशियम रिबन लिया गया और उसको क्या किया गया, एक सैंड पेपर से क्या किया, रबिंग की गई। रबिंग करने के बाद उसमें देखा कि उसमें एक बर्नर का यूज किया गया और उसको बर्नर की सहायता से उसको क्या किया गया, जलाया गया। और एक बाउल लिया गया और जो मैग्नीशियम की ऐश थी उसको एक बाउल में इकट्ठा किया गया। वो कैसे फॉर्म में आ जाएगा, अगर ऐश रहेगी तो पाउडर के फॉर्म में। तो क्या करता है वह जो पाउडर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। हमारे इन्वायरमेंट में एयर में क्या है, प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहीं पे हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 1.12 में। तो इसमें उन्होंने लिया है कि क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा यहाँ पे बनेगा जो प्रोडक्ट जो बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ साथ हमें लेड आयोडाइड मिल रहा है। यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बनेगा बच्चों, आपको इसी पे ध्यान देना है कि ये एक सॉलिड होगा, एक सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा इसका लेड आयोडाइड का। और इसका कलर भी हमें याद रखना है कि इसका कलर जो होगा येलो कलर होगा। यहाँ पे मैंने इसका येलो पीपीटी बनाया है। पीपीटी के बारे में हमने पिछले जो भी वीडियोस बनाए हैं उस पर बात किया है कि प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो रिएक्शन मिक्सचर के कंटेनर के नीचे क्या होते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं और सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और उनका कोई ना कोई कलर होता है, हमें देखने को मिलता है, तो वो प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है बच्चों, आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। एक्टिविटी 1.3 में उन्होंने क्या किया कि एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें क्या किया कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े उसमें डाल दिए। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े उन्होंने डाला है। उसके बाद क्या किया कि बाहर से डाइल्यूट HCl को ऐड किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को ऐड किया उसमें। तो क्या बना हमारा, उनकी जब रिएक्शन हुई ना, तो उनके साथ जब रिएक्शन हुई तो उस मेटल जो जिंक है, वो जो मेटल है उसका सॉल्ट बनता है ZnCl2 और साथ में साथ वहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकलती हुई दिखती है। उसके छोटे छोटे बुलबुले उसमें कॉनिकल फ्लास्क के से हमें देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे बुलबुले उसके उठते हुए दिखेंगे। आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो रिएक्शन होगी बच्चों, ये एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो उन्होंने पूछा है कि क्या रिएक्शन मिक्सचर का जो कंटेनर रहेगा जिसमें वो रिएक्शन हुई है, उस कंटेनर का टेम्परेचर राइज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हमें क्या बोलना है कि उसका कंटेनर का जो टेम्परेचर रहेगा इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक होगी। आपको ये वाला पॉइंट ध्यान देना है कि जब भी किसी भी मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे एसिड की, तो उस मेटल का सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। हमने तीनों एक्टिविटी के बारे में बात कर लिया जो आपके बुक में दिया गया है, और आप उस बुक को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसमें जो एक्टिविटी दी गई हैं और ये रिएक्शंस हमने लिख दी हैं, तो आप रिएक्शंस को भी देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन तो है, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग आ गए केमिकल इक्वेशंस पे। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई रिएक्शंस कैसे लिखी जाएगी, वही समझते हैं कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हम किसी भी इक्वेशंस को, किसी भी केमिकल इक्वेशंस को दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप उसे वर्ड के फॉर्म में लिख लीजिए, या तो आप उसे फार्मूले के फॉर्म में लिख लीजिए। तो जैसे कि अगर हम वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूले के फॉर्म में। तो मैग्नीशियम का जो आपका मैग्नीशियम एलिमेंट का जो सिंबल है वो मैग्नीशियम हम Mg लिखेंगे, और ऑक्सीजन O2, और फिर रिएक्ट कर रहा है, बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन लिखी गई है बच्चों वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और इसी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग जब भी कोई रिएक्शंस है उसमें अनबैलेंस हमें मिल रही है, देखने में लग रहा है कि वो अनबैलेंस है। अनबैलेंस कैसे समझेंगे कि यानी कि उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जैसे कि यहाँ पे है ये रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड। क्या आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो है, इधर एक दिख रहा है, और यहाँ मैग्नीशियम एक है तो यहाँ भी एक है, ठीक है। तो अभी ये रिएक्शन जो है अनबैलेंस लिखी हुई है। अगर कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस लिखी होती है तो उसको हम लोग एक टर्म दे देते हैं, उसको उसकी पहचान जो है उसको हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। जो भी अनबैलेंस रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग बोलेंगे कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शंस है, उस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए उसका स्केलेटल केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग राइटिंग या केमिकल इक्वेशंस में देखा कि हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लोग उसे वर्ड के फॉर्म में लिख दें या फिर फार्मूले के फॉर्म में। तो मैक्सिमम हम लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग फार्मूले के फॉर्म में रिएक्शंस को याद रखें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है इतना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे रिएक्शंस को जो अनबैलेंस है उनको कैसे बैलेंस किया जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है अभी यहाँ पे। तो फिर आते हैं, इसमें एक हमने रिएक्शन लिया है, आयरन की रिएक्शन हमने कराया है वाटर के साथ। आयरन की रिएक्शन कराया है वाटर के साथ, हमें मिलता है Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे Fe3O4 को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, Fe3O4 जो आपका है इसको बोलेंगे फेरस फेरिक ऑक्साइड। इसका क्या नेम है, फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो कंपाउंड से। एक होता है FeO फेरस ऑक्साइड, एक होता है Fe2O3। तो ये हो गया Fe2O3 अपना हो गया फेरिक ऑक्साइड, FeO हो गया अपना फेरस ऑक्साइड। तो हमारा ये रिएक्शन है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि इसके बैलेंसिंग के हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे कि यहाँ पे कई स्टेप हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया है कि हमें क्या करना है कि ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूले। ये जो फार्मूले दिख रहे हैं ना, आयरन, वाटर, H2O, Fe3O4 मतलब फेरस फेरिक ऑक्साइड और H2, इनके अराउंड हमें क्या करना है, बॉक्सेस को ड्रॉ कर देना है। ऐसे मैंने बॉक्सेस बना दिया पहले स्टेप में। आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन है, यही एग्जांपल वो यही है। तो हम लोग आते हैं सेकंड स्टेप में। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग कैसा, लिस्टिंग का मीनिंग क्या है कि ये जो रिएक्शन में कितने डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं आपको देखना है। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि आयरन है, ठीक है, एक तो ये मिल गया, हाइड्रोजन हमें दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। जो लेफ्ट साइड में होंगे वही उधर होंगे, बस नंबर का डिफरेंस होगा अभी क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि आयरन को लिख लिया, हाइड्रोजन को लिख लिया, ऑक्सीजन को लिख लिया, तीनों को लिख लिया। अब ये देखना है कि ये जो अपना रिएक्टेंट साइड है बच्चों, इधर ये जो वाला पार्ट है आयरन और H2O, ये अपना रिएक्टेंट का पार्ट है। Fe3O4 H2 ये अपना प्रोडक्ट का पार्ट है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हमने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इनके नंबर्स कितने कितने हैं, बस इसी को काउंट कर लेना है। जैसे कि अभी आपने देखा कि लेफ्ट साइड में आयरन 1 है, राइट साइड में आयरन 3 है, और हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में भी हमें 2 दिख रहा है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 दिख रहा है, राइट साइड में 4 दिख रहे हैं। तो हमने इनके नंबर्स भी लिख लिया कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इनके नंबर्स कितने कितने हैं। तो हमने नंबर्स को काउंट कर लिया कि इनके जो भी नंबर्स हैं आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे। अब आते हैं स्टेप थर्ड पे। तो स्टेप थर्ड में ये बोला जा रहा है कि हमें सेलेक्ट करना है ये जो अपने जितने भी बॉक्सेस बनाए हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, इसमें ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जो क्या कर रहा हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम, जिसके पास ऐसे बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हों। और आप सेलेक्ट करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों में किसी भी साइड से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आता है अगला पॉइंट, सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स।
एक ऐसा एलिमेंट हमें सेलेक्ट करना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स में हो, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हो। जैसे कि पहले तो हमने बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इस बॉक्स में एक ही है, इस बॉक्स में हमें 3 दिख रहे हैं टोटल, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो 3 है, यहाँ पे 1 है। Fe3O4 में 3 है, ये आयरन है और 4 ऑक्सीजन है, तो यानी कि 3 and 4 7 और इसमें 2 है। तो हमें एक ऐसा बॉक्स दिख रहा है प्रोडक्ट साइड, जिसको बोलेंगे राइट हैंड साइड, उसमें हमें क्या मिल रहा है कि 7 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 7 एटम्स मिल रहे हैं। तो हम इसी बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, अपना ये बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। Fe3O4 फेरस फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक ऑक्साइड को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको देखना है इस बॉक्स में नंबर किसका ज़्यादा है, आयरन का ज़्यादा है फिर ऑक्सीजन का। हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है, तो हमें ऑक्सीजन को सबसे पहले ऐसे बॉक्स को सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हों। उसके बाद हमें क्या सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें ये सेलेक्ट करना है कि उस बॉक्स में, उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर्स किसके ज़्यादा हैं, किस एलिमेंट्स के एटम्स ज़्यादा हैं। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम्स ज़्यादा हमें दिख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। आप क्या कीजिए कि इस स्लाइड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में हमने आयरन फेरस फेरिक ऑक्साइड को सिलेक्ट किया था कि ये ऐसा बॉक्स था जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हमें दिख रहे थे। अब हमें इस बॉक्सेस में ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हों। हमने ढूंढ लिया कि ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है हमें जिसके पास 4 एटम्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम है, क्योंकि आयरन के पास 3 हैं तो ऑक्सीजन के पास 4 हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम किसके पास है, ऑक्सीजन के पास। तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स, तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और सबसे पहले यहाँ पे लिखा कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस है, जो भी कंपाउंड में प्रेजेंस दिख रहा है वो कितना कितना है, 1 है या 2 है, जो भी है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली कितना है, इनिशियल कंडीशन में कितनी है, और फाइनल मतलब टू बैलेंस हमें इनिशियल कंडीशन में कितनी है और उसको हमें बैलेंस करना है अगले रिएक्शंस में। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि इनिशियल जो रिएक्शंस थी अपनी यहाँ पे ये वाली कंडीशन में कि FeH2O Fe3O4 प्लस H2, इस कंडीशन में हमें दिख रहा है कि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 1 है, किस में प्रेजेंट है, ये किस में प्रेजेंट दिख रहा है, हमें वाटर में प्रेजेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 ऑक्सीजन इन H2O, 1 ऑक्सीजन हमें दिख रहा है वाटर में, H2O में। अगले कंडीशन हम लोग देखेंगे इनिशियली यहाँ पे Fe3O4 में हमें 4 ऑक्सीजन दिख रहा है, किसमें, फेरस फेरिक ऑक्साइड में। तो Fe3O4 में हमें 4 ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 4 इन Fe3O4, 4 इन Fe3O4। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे कि अगर ये हमने लिख लिया कि अगर राइट हैंड साइड 4 ऑक्सीजन है और लेफ्ट हैंड साइड 1 ऑक्सीजन है, तो हमें इसके इक्वल करने के लिए हमें 1 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 × 4, तो अब ये 4 4 हो गया। तो ये जो मल्टीप्लाई हुआ 1 में, मतलब ये इधर अगर 1 दिख रहा है, तो अगर हमें इसको 4 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड के कोफिशिएंट में, H2O के कोफिशिएंट में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चेंजेस क्या है, चेंजेस ये आया कि ये जो रिएक्शन लिखी गई है इसको बस ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो राइट हैंड साइड कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन थे और अपने लेफ्ट हैंड साइड कम पड़ रहे थे। उसी को बैलेंस करने के लिए हमने 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2O के कोफिशिएंट में। तो 4 मल्टीप्लाई हो गया H2O के कोफिशिएंट में, और ये अभी हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। अभी तक हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन अभी जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो अब हमें हाइड्रोजन डिसबैलेंस दिख रहा है। अभी आप देखिए कि इधर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और इधर 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो अगले वाले में हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किया जाए। तो अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया था। अब ऑक्सीजन जब हमने बैलेंस किया तो उसकी इक्वेशन बदल गई होगी। स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी FeH2O, फिर Fe3O4 और H2, इस इक्वेशन में कोई ना कोई चेंज आया होगा जब अपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। आप देख सकते हैं कि जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो आयरन तो वैसा ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें 4 मॉलिक्यूल और बढ़ गए। पहले H2O सिंगल था, अब उसमें मल्टीप्लाई हो गया 4 से,
तो H2O के कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई हो गया और फिर इक्वेशन हमारी बनी कि यहाँ पे हमने 4 रख दिया, Fe3O4 H2। ये इस तरह से इक्वेशन में क्या चेंज आया कि हमने वाटर मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें ये जो चेंजेस आए हैं इसको हमने ऊपर लिख लिया है। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया था, अब ऑक्सीजन की इक्वेशन लिख दिया कि ऑक्सीजन को जो बैलेंस किया था तो ये इक्वेशन होगी। तो अब देख रहे हैं कि अब हमें किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं कि इस नई इक्वेशन में अब इक्वेशन में हमारा हाइड्रोजन आ गया 8। देखिए 4 × 2, तो 4 × 2 मतलब 8, यानी कि 8 किस में है, H2O में है। राइट हैंड साइड देखिए कि H2 में सिर्फ हमें 2 ही मिल रहे हैं। तो अब इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, फॉर हाइड्रोजन टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एज ए 4 ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ सकते हैं पढ़ के कि यहाँ पे क्या लिखा है। वही सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इसमें। यहाँ पे इनिशियली क्या लिखा है और इसको बैलेंस करना है। इनिशियली हम लोग देखेंगे कि इस वाले में, अब ऊपर वाला रिएक्शन नहीं देखेंगे। अब अपने हम लोगों ने जो ऑक्सीजन को बैलेंस किया था ना, अब वो जो इक्वेशन बनी थी तो उसको देखते हुए चलेगी। अब इसमें देखिए कि हाइड्रोजन को बैलेंस अगर हम लोग कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है कितना, हाइड्रोजन H2O में अभी 4 मॉलिक्यूल हो गए हैं, पहले नहीं थे, पहले सिंगल था, अब 4 मॉलिक्यूल हो गए हैं, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन का नंबर जो है बढ़ गया। तो हमें 4 × 2 8 हाइड्रोजन मिल रहे हैं H4 H2O में। तो 8 हाइड्रोजन इन 4 H2O, ये आपका इनिशियल है रिएक्टेंट साइड। अब यहाँ पे फाइनल में देखिए कि इन प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो हमें यहाँ पे H2 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है किसमें, H2 में, तो 2 हाइड्रोजन इन H2। अब यहाँ पे हमने नंबर देखा 8 और यहाँ पे आया 2। तो 8 के इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पे 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 2 × 4। तो अब ये हो जाएगा 8। अब ये इक्वल हो गए। तो ये जो 4 आया ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये 4 होगा मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के कोफिशिएंट में, H2 के कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसको इक्वल कर दे रहा है जो अपने लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी होती हैं। तो अब एक नई इक्वेशन बन गई, जो हमने H2O में 4 H2O लिया था, 4 H2O लिया था ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये मिलेगा कि अब ये इसको बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे इस वाले रिएक्शन में, तो हमने 4 H2 लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। और आयरन 4 H2O, Fe3O4 और 4 H2। अब हम लोगों ने 2 चीज़ें बैलेंस कर ली हैं और एक नई इक्वेशन भी मिल गई है, ये अपनी नई इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को लेते हुए हम लोग अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया था, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब आयरन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आयरन को बैलेंस करने के लिए। बच्चों, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस में हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। आपकी ओरिजिनल केमिकल इक्वेशन तो ये है ना, आयरन रिएक्ट विद H2O गिव्स फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया था, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया था और इनकी इक्वेशंस भी आ गई थी। हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को जब बैलेंस किया तो इसमें क्या चेंज आया कि 4 मॉलिक्यूल ऐड हो गया किसके कोफिशिएंट में, H2O के कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो इसमें क्या किया कि इसमें ये चेंजेस आया कि यहाँ पे ये एज इट इज़ रहा, राइट हैंड साइड में हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया H2 में, हाइड्रोजन गैस में, तो हमने 4 से उसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे, 2 बैलेंस हो चुके हैं, अब आयरन को बैलेंस करते हैं, Fe को बैलेंस करते हैं। तो टू बैलेंस Fe, तो हमने क्या देखा कि इनिशियली क्या है कि इनिशियली आयरन 1 है किसमें, Fe में। यहाँ पे देखिए Fe1 इन Fe। अब आते हैं राइट हैंड साइड में हमें कहाँ देखने को मिल रहा है आयरन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमने देखा कि Fe3O4 में आयरन प्रेजेंट है। तो कितने हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 दिख रहे हैं ना, 3 आयरन प्रेजेंट है, 3 इन Fe3O4। तो 3 आयरन प्रेजेंट हैं Fe3O4 में। तो हमने यहाँ से 3 ले लिया कि यहाँ पे 3 है, स्टार्टिंग में 1 था। तो अब इसके इक्विवेलेंट करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 1 × 3। तो यहाँ पे हमें 3, अब ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि Fe3O4 में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसके इक्विवेलेंट हमें इसको बनाना था।
तो अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा आयरन के कोफिशिएंट में, Fe के कोफिशिएंट में। बाकी सारी चीज़ें हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया था, आयरन ही बच रहा था। तो अब आयरन के कोफिशिएंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन निकल के आया 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 और 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में रहेगा। तो अब ये कंप्लीट इक्वेशन हमने लिख दिया है और इनके फिजिकल स्टेट के साथ भी लिखा है। आयरन सॉलिड में है, H2O गैस में है, फेरस फेरिक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और H2 जो है गैस के फॉर्म में है। तो हमने सीखा कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे किसी भी अनबैलेंस रिएक्शंस को। सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना होता है, सबसे पहले हमें ऐसा बॉक्स सेलेक्ट करना होता है। पहले बॉक्सेस बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे कि किस बॉक्स में नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं, किस कंपाउंड में नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हैं। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे। सारी चीज़ें हम लोग देख भी चुके हैं कि कैसे कैसे बैलेंस किया हमने। कि स्टार्टिंग में हमने इस रिएक्शन से स्टार्ट किया था, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ये इक्वेशन मिली, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, ये इक्वेशन मिली। जब हमने आयरन को बैलेंस किया तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल गई। तो इस तरह से आप और भी कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी डाउट्स आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम लोग अब बात करने वाले हैं कि जो रिएक्शंस हैं कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। इनके बारे में जनरल हम लोग बात करेंगे और इनके कुछ एग्जांपल देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि ये चारों टाइप्स जो हैं ये कैसे कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, इनके रिएक्शंस में क्या क्या कैसे कैसे रिएक्शंस बतानी है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग अब सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उसके कितने टाइप्स हैं और क्या होता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं एक्चुअली में? केमिकल रिएक्शंस में ये होता है ना कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही है कि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और फिर से बॉन्ड्स बनेंगे, किनके बीच में? एटम्स के बीच में बॉन्ड्स बनेंगे। तो हमें कुछ नया चीज़ मिलेगा देखने को, न्यू सबस्टेंस मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसमें केमिकल रिएक्शंस हुई है, तो वो बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। एक्चुअली में मैंने इस मीनिंग समझा कि केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है। आते हैं बच्चों इनके टाइप्स पे। 4 टाइप्स हमें दिख रहे हैं। तो पहला टाइप्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा टाइप्स है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए हम इनको बारी बारी से समझते हैं। बच्चों के बहुत से कन्फ्यूजन्स आते हैं इनमें ये टॉपिक में कि कॉम्बिनेशंस कैसे है, डिकम्पोजिशन कैसे है और बाकी जो दिए गए हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे हम पहचानेंगे कि ये रिएक्शंस कौन सी हैं? तो इनको पहचानने का तरीका ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हुई है। ये जो रिएक्शंस रहेगी बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रहेगी। और हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके डिकम्पोज होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि ये जो रिएक्शंस हुई है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई एक कंपाउंड है वो अपने सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक होता है, सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक होता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बच्चों बोलेंगे कि वो रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज हुआ है। आते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में है, अपने कंपाउंड में प्रेजेंट है कोई एक एलिमेंट। तो हम उसको एक कंटेनर में लेंगे, तो बाहर से एक और एलिमेंट लाएंगे जो उसको उसके साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जो बाहर से आने वाला जो एलिमेंट है अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी
तो जो पहले से प्रेजेंट एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी, इस तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पूरी होल रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें मिलेंगी, कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएंगी, क्योंकि अपकमिंग एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव है प्रेजेंट एलिमेंट से, तो उसको डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। और जो ऐसी रिएक्शंस में हमें जो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कंप्लीट रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोल देंगे कि ये रिएक्शन अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। आते हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं बच्चों जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। सपोज यहाँ पे हमने A + B गिव C + D, A + B रिएक्ट करके C + D दे रहा है। तो ये कंपाउंड होगा और ये जो कंपाउंड होगा ये रिएक्टेंट्स की साइड्स पे है। तो इनमें इनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो ब्रेकिंग होगी तो आयन में ब्रेक होगा। तो इनके आयनों के बीच में, रिएक्टेंट्स के आयनों के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट्स बनता है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बनेगा किस रिएक्शन के थ्रू बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई है। तो बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? तो बच्चों बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने इसके कुछ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। सच अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from 2 or more than 2 reactants is known as combination reactions। ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के मिलने पे या फिर कंबाइन होने पे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आएंगी। तो अभी आपके बुक में एक्टिविटी जो दी गई है इससे रिलेटेड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, आप देख लीजिएगा एक्टिविटी का नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आई थिंक 1.4 होगी, आप इसको देख सकते हैं। तो एक्टिविटी 1.4 में उन्होंने बोला है कि हम जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ये बुझा हुआ चूना। देखिए जो रिएक्शंस होती है बच्चों एक्सोथर्मिक होती है। आपने घरों पे देखा होगा कि हमारे यहाँ जो भी बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट से चूना लाते हैं, अपना क्विक लाइम लाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं घर पे, और उसको बाउल वगैरह में रख के उसमें पानी डालते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उसमें से बुलबुले हुए निकलते हमें दिखते हैं। तो क्या होता है, और वो जो कंटेनर रहता है वो भी हीट हो जाता है, उसमें उष्मा निकलती है। इस वजह से ये जो रिएक्शंस होगी ना, तो हमें ये रिएक्शंस कहलाएगी एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में होता है कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमें हीट भी निकलते हुए दिखती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और यहाँ पे देखिए कि दो अपने रिएक्टेंट्स लिए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोल रहे हैं, वाटर की रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो इसका हाइड्रोक्साइड बन रहा है जिसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। अब इस स्लैग्ड लाइम के ऊपर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे तो वहाँ पे भी रिएक्शंस होगी और रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और आपने गांव वगैरह में देखा होगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वहाँ पे इसको घर पे बना के क्या करते हैं, इस पे जो वाल होती है, कच्ची वाल होती है घरों पे जो बगैर ईंटों की बनाई जाती है, फिर ईंटों की ही बनाई जाती है, उस पर क्या करते हैं, इस पे वाल को पेंट करते हैं इसी से, तो जिससे वो वाइट हमें दिखने लगता है और इसका जो कलर रहता है वाइट रहता है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना है स्लैग्ड लाइम। तो एक्टिविटी 1.4 में इतना ही था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्विक लाइम की रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लैग्ड लाइम जिसको हम लोग बोलते हैं। और यही स्लैग्ड लाइम को हम लोग यूज़ करते हैं घरों में पेंट करने के लिए, वाइट वॉशिंग करने के लिए। उसके बाद हम लोग इस पर क्या करते हैं, CO2 को पास कराते हैं, या फिर जो हम लोग पेंट कर देते हैं ना, तो क्या होता है, एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट होता है तो उसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कुछ नमी भी रहती है वहाँ पे, कुछ नमी जो रहेगी उसी को बोलेंगे H2O, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है।
इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा, H2O बनेगा। और अमोनिया बनने के लिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन करेंगे तो अमोनिया गैस बनेगी। तो आप देख रहे हैं कि तीनों केसेस में क्या है कि अपने रिएक्टेंट्स जो हैं 2 हैं और प्रोडक्ट सिंगल बना रहे हैं। तो हमने बात ही किया था यहीं पे कि जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाएं तो ऐसे केसेस में हम उस रिएक्शंस को बोलेंगे कि वो रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे कब, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स बनाएं तो वो अपनी रिएक्शन कैसी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने बात कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पहले हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच केमिकल स्पीसीज ब्रेकअप इनटू सिंपलर पार्ट। जो आपकी केमिकल स्पीसीज रहेगी रिएक्टेंट के साइड, वो ब्रेक होगी सिंपलर पार्ट्स में। या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई ऐसा केमिकल स्पीसी जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, ब्रेक हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो रिएक्शंस कैसी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखिए यूजुअली जो होती हैं ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है यूजुअली दीज रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। इनका जो नेचर होता है बच्चों वो एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हम लोग अगर आपको जानकारी ना हो मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कैसी चीज़ें, मतलब जैसे कि आपको एंडोथर्मिक है तो आपको ऐसे रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए ही एनर्जी चाहिए। इसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएंगी। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी इवॉल्व हो वो रिएक्शन कैसी कहलाएंगी, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे इसका बेसिक मतलब था कि एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो रिएक्शंस हो। जैसे कि अभी यहाँ पे बात करते हैं, एक रिएक्शन लिखी गई है, ये आपके एक्टिविटी में दिया गया है NCERT में। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हमने हीट दिया। हीट देंगे बच्चों तो ये जो आपको वाटर के 7 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ये क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने लॉस ऑफ वाटर, यानी कि अगर फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप हीट दे रहे हैं तो आपका वाटर का लॉस देखने को वहाँ पे मिलता है, साथ साथ फेरस सल्फेट तो हमें मिल ही जाता है। तो इसका कलर मेंशन कर लीजिए बच्चों, इसका कलर होता है ग्रीन। अब यहाँ पे जब आप इसको हीट करते हैं इसके कलर में भी चेंजेस होते हैं, कलर चेंज हो जाता है और फेरस सल्फेट हमें मिलता है। फेरस सल्फेट को जैसे ही आप हीट देंगे वो हीट रिएक्शंस में रहेगी, हीट देते रहेंगे तो फेरस सल्फेट भी ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर बनाएगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। और साथ ही साथ हमें 2 गैसेज मिलेंगी, वो भी सल्फ़र के साथ उनके ऑक्साइड की। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा SO2 बनेगा और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा SO3 बनेगा। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग इस तरह से समझा। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों अगर आप हीट देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में तो ये ब्रेक होकर बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। साथ साथ CO2 गैस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, CO2 गैस भी रिलीज होगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं, क्विक लाइम मिल रहा है हमें, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड हमें निकलते हुए दिखेगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं, यहाँ पे ये रिएक्शन कैसी हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तो हमें यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है। यहाँ पे डेल्टा का मतलब ये है बच्चों की हीट। इस तरह से हमने समझा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो इनके डेफिनेशंस को समझा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था, इसको समझा। अब हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर अभी इसके पहले आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। और हमने दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे लिख लिया है कि क्या किस टाइप्स के होते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात किया है कि ये कब परफॉर्म होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब परफॉर्म होती है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन तभी परफॉर्म होगी जब अपकमिंग एलिमेंट्स मोर रिएक्टिव होगा देन प्रेजेंट एलिमेंट। यानी कि जो भी एलिमेंट है जो प्रेजेंट है अपने कंपाउंड में, उस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं बाहर से, यानी कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो क्या करेगा कि जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसके कंपाउंड से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा कौन, अपकमिंग एलिमेंट। तो जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे हम लोग वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इसके डेफिनेशंस को समझ चुके हैं। यहाँ पे हमने एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहेगा वो कौन से कलर का रहेगा, ब्लू कलर के रहेगा। तो जब आप उसमें क्या करेंगे कि बाहर से एक नेल, आयरन नेल को क्या करेंगे उसमें डिप कराएंगे, तो ये क्या करेगा थोड़ी देर बाद क्या करेगा, इसका जो कलर रहेगा वो कलर को चेंज करके किस में कन्वर्ट करेगा, ग्रेनिश ब्लू में करेगा कन्वर्ट। और ये क्या करेगा कि कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा कौन, आयरन, जो अपकमिंग एलिमेंट है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उसको डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे हमने इक्वेशन भी लिखी है कि आयरन सॉलिड फॉर्म में है और प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस है, तो इसका जो सॉल्यूशन का कलर रहेगा ब्लू रहेगा। जैसे ही यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन कराई, देखा कि कुछ रिएक्शन हुआ, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करने के बाद आयरन सल्फेट बना, साथ ही साथ कॉपर भी हमें मिलता है। तो इसका अब जो कलर हुआ कि ये ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा सॉल्यूशन का कलर, और जो सॉल्यूशन रहेगा उसका कलर ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हमने लिए हैं कि जब जिंक की रिएक्शन हम लोग कराते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक को डुबोते हैं, तो क्या करता है कि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कौन, अपकमिंग एलिमेंट। जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक खुद ही सल्फेट आयन के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेगा और साथ साथ कॉपर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। उसी तरह से हमने लेड की रिएक्शन कराई कॉपर क्लोराइड के साथ। तो कॉपर क्लोराइड में जो कॉपर प्रेजेंट है वो एलिमेंट है, उसकी रिएक्टिविटी कम है किससे, अपकमिंग एलिमेंट से। अपकमिंग एलिमेंट कौन रहेगा, लेड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर से, जिसकी वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है लेड। तो यहाँ पे बनाया कि लेड क्लोराइड, साथ में साथ हमें कॉपर मिल जा रहा है सॉलिड फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए, इनके और डेफिनेशंस को भी समझा हमने। अब बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए, ए रिएक्शन such a reaction in which there is an exchange of ion between the reactants are called double displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो, उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनके रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो, उस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। यहाँ पे आप इसके एग्जांपल्स को भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम सल्फेट लिया है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। आप यहाँ पे इनके आयन को ब्रेक कर लीजिए। यहाँ पे 2 सोडियम दिख रहे हैं ना, 2 सोडियम, तो यानी कि 2Na+। सल्फेट आयन पे 2- चार्ज होगा, और यहाँ पे इसको भी ब्रेक करेंगे, बेरियम 2+, 2Cl-। तो बेरियम के पास 2+ है और यहाँ पे 2Cl- है। देखिए ये बेरियम आयन और सल्फेट आयन साथ में आ जाएंगे, और ये जो सोडियम है क्लोरीन के साथ आ जाएगा। तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस अपनी क्या हो गई बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन आयंस और there is a exchange between ions between the reactants are called double displacement reaction। तो ये अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। पहले इसको आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, इसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब भी किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे रिडक्शन हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने ऑक्सीडेशन में कुछ मतलब बताए हुए हैं कि गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आते हैं रिडक्शन पे, अगर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, लॉस हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अगर हमें गेन हो रहा है हाइड्रोजन का तो क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन हुआ है। तो आते हैं ऑक्सीडेशन, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पे कॉपर को लिया है। तो कॉपर को आप ऑक्सीडाइज कराएंगे तो कॉपर को आप हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हैं बच्चों तो कॉपर की ऑक्साइड बनाता है। कॉपर क्या बनता है, अपना ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि एक ब्लैक कलर देता है। जो कॉपर पहले से प्रेजेंट था अपना वो ब्राउन कलर का था, जब आपने उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया तो बच्चों वो कॉपर ऑक्साइड बना, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा। अब हम लोग इसका रिडक्शन करा लेते हैं। रिडक्शन कराने में क्या करना है कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसकी रिएक्शन करा देंगे, इसको हीट करेंगे, बेसिकली कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे, हाइड्रोजन गैस को उसके ऊपर पास कराएंगे। तो हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं कॉपर ऑक्साइड पे और हीट करेंगे तो क्या करेंगे कि वहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है कॉपर हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा, ब्राउन कलर। फिर वापस से इसको एक तरीके से बोल सकते हैं ये रिवर्स हो गई, रिएक्शन जो है रिवर्स हो गई। तो और फिर हमें यहाँ पे वाटर भी मिल रहा है H2O, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन, किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। तो कॉपर अभी यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये पहले से था +2, तो +2 से 0 पे आ रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब +2 से 0 पे आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और H2 जो है H2O में मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2O में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो H2O बनाया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने यहाँ पे ऐसा समझ लिया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। हमने पहले ऑक्सीजन को ऐड किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, फिर क्या किया कि कॉपर ऑक्साइड पे हीट किया और उस पर हाइड्रोजन गैस को पास कराया तो हमें क्या मिला, कॉपर मिला, कॉपर के साथ साथ हमें H2O भी मिला, H2O। और अब इसके कुछ और एग्जांपल हैं। यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग कार्बन के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जिंक को रिप्लेस कर दे रहा है कार्बन, तो वो अपना ऑक्साइड बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड से जिंक में जाना मतलब ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो क्या हुआ है, रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन, सिंपल सा। अब आते हैं MnO2 और HCl। यहाँ पे आप देखिए कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे Cl2 मतलब वहाँ पे क्लोरीन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +4 में था और इसका यहाँ पे है +2 में। तो +4 से +2 में जाना क्या है, +4 से +2 में जाना मतलब रिडक्शन हुआ है, रिड्यूस हुआ है, नंबर रिड्यूस हो रहा है, तो वो रिडक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो आप बोल सकते हैं कि HCl से H2O में जाना मतलब क्लोरीन निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वहाँ पे क्या बना, हमारा ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो ये बच्चों एग्जांपल थे ऑक्सीडेशन के। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि कोरोजन मतलब जो है जंग लगना, उसमें उसको क्या कैसे होता है प्रोसेस। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जो लोहे की रॉड वगैरह पड़ी रहती हैं, लोहे की कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, तो कोई भी वस्तु हो, तो उसमें क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है अपनी आयरन, उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, रस्ट जमा होने लगता है, जंग लगने लगता है, तो रस्टिंग हो जाती है। तो ये भी एक तरीके का केमिकल चेंज है। तो ये जो केमिकल चेंज है ये ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है। तो ऑक्साइड अपना ऑक्साइड बनाते हैं, तो जिसकी वजह से वो हम लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ है कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरह से हमने समझा रियल लाइफ के एग्जांपल्स। और रेंसिडिटी वगैरह के बारे में हम लोग वहाँ पे NCERT में जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी। तो रेंसिडिटी में होता ये है कि उसमें जो ऑयल्स होते हैं, उसमें जो भी और फूड्स जो हमारे होते हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होते हैं कि वो ख़राब होने लगते हैं, फैट वगैरह, तो क्या होते हैं ख़राब होने लगते हैं। उनको हमें और टाइम तक बचा के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो, तो हम लोग रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं, जिससे उसमें जो प्रोसेस होता है ना उसके ख़राब होने का, तो वो रिटार्डेशन उस पर होता है, मतलब वो धीरे धीरे होता है, टाइम थोड़ा सा उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ में जो भी पैकेजिंग वगैरह होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए,
तो वहाँ पे यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट का, जिससे वो खाना लंबे समय तक चल पाए, ख़राब ना हो। तो बच्चों अब हम लोगों का या जो वन शॉर्ट वीडियो था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का, वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने कंप्लीट कर लिया है कोर्स। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए प्लीज़। और आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम लोग इस जो लेसन्स को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो हम लोग डिसाइड करके एक नया चैप्टर लेके आएंगे। फ़िलहाल अपना ये चैप्टर कवर हो चुका है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में। तो ये वन शॉर्ट वीडियो था। तो बच्चों ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ओके जी, थैंक यू।